जी, अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स हम कवर कर रहे हैं और कोड ऑफ एथिक्स का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ओरिजिनली लेक्चर कल प्लान था, लेकिन कल आपको पता है बारिश की वजह से क्लास नहीं कंडक्ट हो सकी। तो आज हमने थोड़ा-सा जो कंटेंट है लेक्चर का वो ज़्यादा किया है, ताकि कल की डेफिशिएंसी किसी हद तक पूरी हो सके। सेक्शन आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, जो आज का प्लान है वो आपके सामने है। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 310 कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको याद होगा लेक्चर 2 जहां हमने एंड किया था वो क्या था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन डिस्कस की थी कि इन सिचुएशन में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है। वन बाय वन हमने डिटेल में उनको डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि उसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उस पर बेस कर सकते हैं। केस स्टडी में आईकैप उन सिचुएशन को टेस्ट करता है। सेक्शन 320 होगा प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। कि आइटर की जब अपॉइंटमेंट होगी, आइटर ने देखना है उस वक्त कोई थ्रेट अराइज तो नहीं हो रहा। 325 ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। ये हमारा नया टॉपिक है, इसको लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन चूंकि नया इसलिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सेक्शन 330 फीस एंड अदर टाइप ऑफ रिम्यूनरेशन की डिस्कशन होगी। ये फीस की वजह से क्या कोई थ्रेट राइज हो सकते हैं? बिल्कुल थ्रेट राइज हो सकते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने वो रीडिंग की है जो मैंने आपसे कहा था कैफ लेवल पे रीडिंग करनी है, तो आपको अंदाजा होगा वो अनड्यू डिपेंडेंस का केस होता था, कंटिजेंट फी का केस होता था। ठीक है, तो फीस से रिलेटेड भी कुछ इशू अराइज होते हैं, उनके से रिलेटेड थ्रेट पड़ेंगे। इंड्यूसमेंट्स जैसे गिफ्ट और हॉस्पिटलिटी वगैरह। इंड्यूसमेंट क्लाइंट हमें ऑफर करता है बाज़ औक़ात कुछ ऐसे गिफ्ट्स, कुछ ऐसे इंड्यूसमेंट ऑफर जिनकी वजह से थ्रेट राइज होता है, वो स्टडी करेंगे। फिर 510 फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जैसे क्या हमारी आरडी टीम मेंबर में से किसी का क्लाइंट में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे शेयर होल्डिंग वाला या कोई और इंटरेस्ट, उसमें थ्रेट राइज होंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। 521 फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ये स्टडी करना है हमने कि आरडी टीम मेंबर में से किसी के का कोई फैमिली मेंबर अगर क्लाइंट में की पोजीशन पे वर्क कर रहा है तो उसकी वजह से क्या थ्रेट राइज होगा। सेक्शन 410 फीस। अगेन फीस 330 में भी डिस्कस हुआ है, 410 में भी डिस्कस हुआ है। 411 कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज के फर्म अपने स्टाफ को किस बेस पे वैल्यूएट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट 420 गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी। एक चीज आपने नोट की होगी, दो चीजें बल्कि नोट की होंगी। एक आपने नोट किया होगा कि जो सेक्शन है इनकी तरतीब थोड़ी आगे पीछे या ऊपर नीचे है, और कुछ सेक्शन ऐसे दरमियान में से जो मैंने अभी इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, यानी ये सेक्शन तरतीब से नहीं है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मैं चाहता हूं पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर लें, ताकि जल्द से जल्द हम प्रैक्टिस वाली साइड पे जा सकें। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी मजीद इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक चीज तो आपको ये बता दूं, तो आपने फिर करना क्या, ये कैसे इंश्योर करना है कि क्या मैंने आपको कंप्लीट कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा दिया कि नहीं। देखिए, पास पेपर की प्रैक्टिस की है कि नहीं वो तो आपको पता है, पास पेपर की लिस्ट होगी आपके पास, आप उसको मार्क कर लेंगे कि हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिया कि नहीं। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स की जो सारे सेक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, और याद रखिए ये पेज होगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली है। और ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारा पेज कौन सा है? ये कोड ऑफ एथिक्स का पेज नंबर 9 होगा। जो आपके पास कोड ऑफ एथिक्स होगा पेज नंबर 9, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये आपका की पेज, इंपॉर्टेंट पेज है। ये नंबर 9 जो है इसको याद रख लीजिए। ये आपने बार बार पेज को कंसल्ट करना होगा। कंसल्ट क्यों करना होगा? ये जब पास पेपर की केस स्टडी में आपको करवाऊंगा ना, ये उस वक्त आपको बताऊंगा, बल्कि ब्रीफली बता देता हूँ। कंसल्ट इसलिए करना होगा क्योंकि हमने पास्ट पेपर में या जो भी क्वेश्चन होगा हमारे सामने, उसको जब सॉल्व करना है तो हमने उसको लिंक करना है कि ये सिचुएशन जो कोड ऑफ एथिक्स में टेस्ट कर रहा है, ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स के किस सेक्शन में डिस्कस हुई है। आपको उस सेक्शन को कंसल्ट करना पड़ सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस ऐसे होंगे कोड ऑफ एथिक्स में जिनके लिए कोड ऑफ एथिक्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोड ऑफ एथिक्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको कोई मल्टीपल सिचुएशन देता है केस स्टडी के अंदर और कहता है इसमें से मुझे बताओ थ्रेट क्या है, सेफगार्ड्स क्या है, तो वो तो आप आसानी से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंस भी साथ में पूछता है तो सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स कोड ऑफ एथिक्स में इतने ज़्यादा हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, मल्टीपल सिचुएशन में, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वो याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमने उसको कंसल्ट करना है। हमने एफिशिएंट और इफेक्टिव अप्रोच लेके चलना है ओपन बुक के सिलसिले में। हमने सिर्फ उसी वक्त कंसल्ट करना है कोड ऑफ एथिक्स को जब ज़रूरी हो, ठीक है।
वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के दौरान में हम डिस्कस करते रहेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए हम इसको कंसल्ट करेंगे और किसके लिए कंसल्ट नहीं करेंगे। तो बहरहाल अगर कंसल्ट करना पड़ता है तो आपको पेज नंबर याद होना चाहिए, पेज नंबर 9। ये पेज नंबर 9 आपके क्वेश्चन का और कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन का ब्रिज है। ये आपको बताएगा कि क्या कोई सिचुएशन है वो जो कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई है वो एग्जैक्टली किस पेज पे है। क्वेश्चन से आप इस पेज पे जाएंगे और फिर इस पेज के बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये कौन सी है, ये सेकंड ओपिनियन वाला केस था, अच्छा पेज 94 पे फौरन इधर पहुंचो। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन से टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट से रेलिवेंट सेक्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये पेज नंबर 9, बल्कि आपको चाहिए ये इसको बार बार पढ़ते रहें, ये आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए पेज 9 और ऑनवर्ड जितना भी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। लेकिन सिर्फ हमारे रेलिवेंट सेक्शन, जो सेक्शन हमारे से रेलिवेंट नहीं है, जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने नहीं पढ़ना। याद है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस वाली बात। चलिए, अच्छा एक चीज तो ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा सॉरी, बता ये रहा था कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कंप्लीटनेस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो जो जो सेक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपने क्या करना है, वो यहां पे उसको मार्क करते जाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेज 9 किधर गया, ये तो जो भी हम सेक्शन पढ़ते जाएंगे आपने उसको मार्क करते जाना है। जैसे फर्ज कीजिए अगर हमने सेक्शन 100 पढ़ लिया, आप सेक्शन 100 को मार्क कर लेंगे। अगर हमने सेक्शन 110 को स्टडी कर लिया तो आपने 110 को मार्क कर लेना है, टिक लगाते जाएंगे इसके साथ आप। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो जो हम पढ़ते जाएंगे, जैसे 310 है हमारा, ये हमने पढ़ लिया, इसको हम मार्क कर लेंगे। तो इसको आप अपनी चेकलिस्ट के तौर पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि हमने सारे सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। पहली चीज़ तो ये कि जो अब सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी तरतीब मैं इसको अपने सीक्वेंस, एग्जाम इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वेंस रख रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपने नोट की होगी कि जो फीस वाला इशू है, ये सेक्शन 330 में भी डिस्कस हुआ है, सेक्शन 410 में भी डिस्कस हुआ है। इसी तरह जो गिफ्ट वाला इशू है वो 340 में भी डिस्कस हुआ है, 420 में भी। इसकी क्या वजह है? इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, डिफरेंट सेक्शंस का स्कोप डिफरेंट है। ये जो सेक्शन 300 है ना, 300, इनके स्कोप में सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे ऑडिट है, एश्योरेंस सर्विस है या नॉन एश्योरेंस सर्विस है। ये पैराग्राफ हर तरह की इंगेजमेंट पे, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे अप्लाई होते हैं। यानी इवन अगर मैं नॉन एश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं तो ये पैराग्राफ मुझे कह रहा है उसके उस केस में भी आपने क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करने, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट इफेक्ट हो सकती है या ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट सेट हो सकता है। लेकिन ये जो 400 और 500 के पैराग्राफ है, सेक्शन है, ये स्पेसिफिकली ऑडिट या एश्योरेंस एंगेजमेंट पे अप्लाई होते हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट पे। यानी अगर एग्जाम में केस स्टडी आती है एश्योरेंस एंगेजमेंट की और उसमें वो गिफ्ट को डिस्कस करता है तो आप किधर जाएंगे, आप सेक्शन 420 में जाएंगे। लेकिन एग्जाम में केस स्टडी आती है नॉन एश्योरेंस सर्विस की, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस सूरत में गिफ्ट की डिस्कशन होती है तो आप कहाँ पे जाएंगे फिर, उस सूरत में सेक्शन 20 में। ठीक है, हालांकि अच्छा एग्जाम में ज्यादातर वो जो क्वेश्चन सेट करता है ना, बल्कि तकरीबन हमेशा वो एश्योरेंस एंगेजमेंट का ही क्वेश्चन टेस्ट करता है। 300 में अमूमी तौर पे सिर्फ वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन अराइज करता है, लेकिन फिर भी हम इन सबको डिस्कस करेंगे। कुछ सेक्शन के अंदर उसने रेफर भी किया हुआ है कि सेक्शन जैसे 420 में उसने कहा है कि जी गिफ्ट के बारे में आपको फर्दर गाइडेंस जो है वो 340 में मिलेगी। तो हम दोनों सेक्शंस कवर करेंगे, चाहे वो एश्योरेंस एंगेजमेंट का हो चाहे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ छोड़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने बात जो छोड़ी थी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल्स हमने एक एक करके स्टडी कर ली थी, इसके बाद हम आगे चल रहे थे। और हम जी
यहाँ से अब सिचुएशन हमने स्टडी कर ली, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, कन्फ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन। कन्फ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया आपने जब कभी किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है ना, कोई भी इंगेजमेंट, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है, यानी ऊपर जितनी भी सिचुएशन है उनमें से कोई भी इंगेजमेंट आपके पास है, जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी है, पहले डिसाइड करो एक्सेप्ट करने से पहले क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है, राइज होता है तो फिर हमने उसको एड्रेस करना होगा। अच्छा, एड्रेस कैसे करना होगा वो आगे बता रहा है, और कह रहा है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट में ही एक्सेप्ट, क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले ही थ्रेट को वैल्यूएट करना है, बल्कि इसके बाद भी आपने थ्रू आउट द इंगेजमेंट अलर्ट रहना है टू चेंजेस ओवर टाइम, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है थ्रेट एट स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट राइज होता है, और सम टाइम एट स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट नहीं बल्कि बाद में राइज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा इंटरेस्ट किसी एक कंपनी है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक फर्म को, एक कंपनी को, कंपनी ए को, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है कंपनी बी में, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जब कंपनी ए के साथ अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैस करे क्या हो कि मिड ऑफ द एंगेजमेंट आके कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर कर ले। अब जब कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया या कंपनी बी ने कंपनी ए को एक्वायर कर लिया, तो जाहिर है वो एक ग्रुप बन गया। इस सिचुएशन में थ्रेट राइज होगा, जो कि स्टार्ट में थ्रेट राइज नहीं हो रहा था लेकिन सब्सिक्वेंटली राइज हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा ये रूल जो है ना कि आपने स्टार्ट में भी थ्रेट को वैल्यूएट करना है और ड्यूरिंग एंगेजमेंट भी देखना है सर्कमस्टेंसेस चेंज होने से, जैसे मर्जर एक्विजिशन वगैरह की वजह से थ्रेट राइज तो नहीं हुआ। ये प्रोविजन या ये रिक्वायरमेंट उसकी हर केस में है, सिर्फ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केस में नहीं बल्कि हर केस में जनरल इसकी रिक्वायरमेंट है कि कहीं पे भी आपने कोई सिचुएशन एथिकल इशू राइज होता है, वो स्टार्ट भी राइज हो सकता है और वो ड्यूरिंग एंगेजमेंट भी अराइज हो सकता है। अच्छा चलिए, कंफ्लिक्ट थ्रेट अराइज हो गया, ठीक। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेटवर्क फॉर्म की वजह से भी थ्रेट राइज हो सकता है, ये इस कंटेक्स्ट में कोई इतना अहम कंसेप्ट नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद कह रहा है अच्छा थ्रेट अराइज हो गया भाई, अब क्या करें, अब क्या करें। देखिए दो इश्यूज हैं, दो सेफगार्ड है जो हमने एड्रेस करने होते हैं जब भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पता है कि दो पार्टीज जो होती हैं, जो हमारे दोनों हमारे क्लाइंट है, उनका आपस में कंफ्लिक्ट होगा, या ऑडिट फर्म का किसी एक क्लाइंट के साथ कंफ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, हम इस आगे जो पढ़ेंगे ना, इसको जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस केस को सामने रख के पढ़ेंगे कि हमारे दो क्लाइंट्स हैं, उनका आपस में कंफ्लिक्ट है। अच्छा, तो इसमें जो सेफगार्ड्स है ना, जो सबसे बड़े इशू, दो बड़े सबसे बड़े इशू हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, जिनको हमने एड्रेस करना है, वो ये नंबर 1, हमने कंसेंट ऑब्टेन करनी है दोनों क्लाइंट्स की कि भैया हम आपके दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उसको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोई इतराज तो नहीं है। तो पहला इशू क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, हमने कंसेंट ऑब्टेन करनी है। और दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि दोनों पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी हैं तो वो ये चाहेंगी कि उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी के, अपोजिट कंपनी के पास ना जाए। तो ये दो बड़े इशू हैं जो कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस किए हैं। और आप देखेंगे जो उसने सेफगार्ड भी बताया ना आगे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने के, वो इन्हीं दो चीजों के गिर्द घूमते हैं, एक कॉन्फिडेंशियलिटी के गिर्द और दूसरा कंसेंट के गिर्द। तो यहां पे वो कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे इंश्योर करना है इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। कह रहा है जी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से थ्रेट तो अराइज हो गया, अब इसको हम कैसे, किस मैयर्स के जरिए से रिजॉल्व करें। तो कह रहा है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाला मसला है ना, ये कैसे रिजॉल्व होगा ये हम अभी आपको बताते हैं। कहता है सबसे पहले सेपरेट प्रैक्टिस एरिया, आपने जो एक टीम को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, वो टीम अलग हो एक कंपनी को, और दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग हो। कोक और पेप्सी दोनों को ऑडिट कर रहे हैं, कोक की टीम अलग ऑडिट करे, पेप्सी वाली अलग करे। पहला तो ये हो गया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिक्स नहीं होगी, टीम सेपरेट हो गई। फिर इसके बाद क्या करें, आपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने हैं कि जो आपके क्लाइंट की फाइल्स हैं उनकी लिमिट एक्सेस हो, यानी टीम तो अलग हो गई लेकिन आके अपनी फाइल तो दोनों सेम फॉर्म में रख रही हैं। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए कि कंपनी ए की टीम कंपनी बी की फाइल्स को एक्सेस ना कर सके, कंपनी बी की टीम ए की फाइल को एक्सेस ना कर सके। इसे भी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो जाएगी भाई। और कैसे होगी, उनसे वादा लें कि भैया एग्रीमेंट लिख के दो, क्या कि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। हमारी इज्जत का सवाल है, फर्म की इज्जत का सवाल है। और क्या करें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फिजिकली अलग और इलेक्ट्रॉनिकली भी अलग अलग रखें। अच्छा, ये मिलता जुलता उससे एक कंट्रोल ये है कि फाइलिंग अलग होगी, दूसरा अलग होने के बाद उन पे कंट्रोल्स भी लग जाएंगे कि एक्सेस भी नहीं कर सकते। ठीक है,
स्पेसिफिक डेडलाइन, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, ये जनरल है कि भैया ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन के जरिए से गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए कि कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है। तो ये जो उसने हमें सेफगार्ड बताए हैं, ये किस लिए बताए हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे इंश्योर करना है। अच्छा, क्या सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉब्लम था? नहीं नहीं नहीं, एक दूसरा भी प्रॉब्लम था। वो क्या था? कंसेंट था, कंसेंट था। कहता भैया कंसेंट के केस में आपने ये देखना है सबसे पहले कि क्या कंसेंट स्पेसिफिक, एक चीज है, क्लाइंट को हमने बताना है और क्लाइंट से इजाजत लेनी है। क्या करना है? क्लाइंट को हमने क्या बताना है? भैया आपके अपोजिशन पार्टी को भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उससे कंसेंट भी लेनी है। क्या दो, जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल जहन में आपने कोक और पेप्सी की रखनी है, इससे रिक्वायरमेंट समझ आ जाएंगी आपको। क्या जब कोक का ऑडिट कर रहे हो, पेप्सी वाले आके कहें हमारा भी ऑडिट कर दें, तो क्या चुपके से उनका ऑडिट कर दें चुपचाप करके, कि कोक वालों को बताना चाहिए? बताना चाहिए, बताना भी है और उनसे इजाजत भी लेनी है। नहीं बताया तो गलत किया, और अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी एक्सेप्ट, ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर दोनों में से किसी एक को जवाब देना पड़ेगा। अब जो डिस्क्लोजर है वो जनरल भी हो सकता है। डिस्क्लोजर कौन सा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला डिस्क्लोजर नहीं है। ये कौन सा डिस्क्लोजर है भला? जो हमने कंपनी को करना है। ये डिस्क्लोजर जनरल भी हो सकता है और ये डिस्क्लोजर स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? हम जब कोक हमारे पास आए तो हम उन्हें कह दे भैया देख आपकी कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस इंडस्ट्री है, तो हम बेवरेज इंडस्ट्री में सिर्फ एक क्लाइंट नहीं रखते, हमारे और क्लाइंट भी हो सकते हैं, तो अगर कोई और क्लाइंट हुआ तो आपको एतराज नहीं होगा। यह है जनरल डिस्क्लोजर। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर क्या है? कोक वाले उन्हें कहे भैया पेप्सी वाले हमारे पास आया, नाम लेके पेप्सी वाले हमारे पास आया, वो हमें ऑडिट कराना चाहते हैं, बताइए आपको कोई इतराज तो नहीं है? उधर पेप्सी वालों को भी यही पूछेंगे। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी, जनरल भी। अच्छा बताइए आपके ख्याल में, वैसे तो दोनों चल सकते हैं, कौन सा बेहतर है? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। अच्छा अफर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरल बेहतर है, उसे हर केस में अलग अलग डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा। अब भाई पेप्सी के बाद वो गोरमे वाले आ गए, गोरमे के बाद वो क्या नेक्स्ट कोला वाले आ गए, ठीक है। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में हर केस में अलग अलग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जनरल में एक ही दफा डिस्क्लोजर देना है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक जनरल बेहतर है, लेकिन क्लाइंट की जब हमें लगे कि क्लाइंट सेंसिटिव है, ठीक है, उसको बताना चाहिए, तो फिर हालात को सामने रखते हुए हम स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं। बहरहाल ये डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर नहीं करता कोई खास टाइप, वो कहता है डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो जिसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस समझ लीजिए वो लिखे हुए हैं कोड ऑफ एथिक्स में। कहता है डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के डिसाइड करेंगे कि हमने कब स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है, वरना आम हालात में जनरल डिस्क्लोजर भी चलेगा। दूसरी चीज कंसेंट। अच्छा कंसेंट भी दो किस्म की है, एक इम्प्लाइड कंसेंट, एक है एक्सप्लिसिट कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट क्या है? भैया आप कोक वाले हैं, मैंने आपसे पूछा, बल्कि मुझे अंदाजा है, मैंने पूछा कुछ नहीं, बताया भी कुछ नहीं, मुझे पता है कि आपको कोई अखबार में खबर आ गई थी या चलते फिरते आपको पता चल गया है कि हम पेप्सी का ऑडिट भी कर रहे हैं और आपने कोई इतराज़ नहीं किया, हमसे कोई शिकायत नहीं की। अब देखें ना मैंने बताया ना आपसे पूछा, लेकिन मुझे पता अंदाजा है, मेरे पास वैलिड रीजन है इस बात की कि आपको इस इंफॉर्मेशन का पता है कि मैं आपके दूसरे क्लाइंट जिसके साथ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और आपने कोई एतराज नहीं किया, तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? इम्प्लाइड कंसेंट। और स्पेसिफिक कंसेंट क्या है कि मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, ए भाई मैं आपके कंपैरेटर कंपनी का, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंपनी का भी ऑडिट कर रहा हूं, कोई एतराज है तो बताएं, बताएं भाई बताएं, बता क्यों नहीं रहा, एतराज है कि नहीं? तो अब की बार चुप रहने को हम इम्प्लाइड नहीं समझेंगे, अब क्या करेंगे? बता भाई बता। अगर नहीं बताएगा ये तो क्या करेंगे हम? विड्रॉ। बाज़ औक़ात स्पेसिफिक कंसेंट जरूरी है, एक्सप्लिसिट कंसेंट जरूरी है, एक्सप्लिसिट कंसेंट। क्लियर हुई बात? फिर से आइए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब अराइज होता है तो उसके सेफगार्ड किन सिचुएशन में अराइज होता है पता चल जाएगा, केस स्टडी में आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिचुएशन पड़े ओके। अच्छा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया, उसके बाद आगे उसमें दो बड़े सेफगार्ड में दो बड़े इश्यूज क्या हमने डिस्कस करने हैं, नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी और नंबर 2 कंसेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या करना है, हमने इंश्योर करना है वो 3 4 5 हमने जो सेफगार्ड बताया, टीम अलग अलग होनी चाहिए, फाइलिंग अलग हो, कंट्रोल्स हो वगैरह वगैरह। और कंसेंट में क्या करना है फिर? हाँ हमने डिसाइड करना है कि क्या हमें डिस्क्लोज करना है, कम्युनिकेट करना है स्पेसिफिक या जनरल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और फिर
कंसेंट जब ऑब्टेन करनी है तो वो इम्प्लाइड हो या कि एक्सप्लिसिट हो। क्लियर जी? ये था हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे कोई वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर, ये वो कह रहा है जब व्हेन एक्सप्लिसिट कंसेंट इज रिफ्यूज, क्या बताया, पढ़े बगैर बताएं, क्या मैंने बोला? अगर एक्सप्लिसिट कंसेंट जरूरी है और क्लाइंट नहीं दे रहा, डिक्लाइन कर दें। ये चीज, ये कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इशू, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना इसको स्किप कर दें। तो ये हमारा सेक्शन 310 कॉन्फिडेंशियलिटी वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। अब मैंने कोशिश किया थोड़ा जो की वर्ड्स है ना वो हाईलाइट करके भी आपके सामने रखता जाऊं, ताकि आपको पता चल जाए इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है, वर्ड्स कौन से हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपनी हाईलाइटिंग करें, यानी खुद पढ़ते हुए देखें कि कौन सा वर्ड है, मैं अपनी जजमेंट की बेस पे हाईलाइटिंग कीजिएगा, ताकि आपको याद हो कि ये वर्ड मैंने क्यों हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, क्विकली 310 की रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 320 प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। गुड न्यूज़ आपके लिए, क्या ये सेक्शन तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, कैफ लेवल पे पढ़ा हुआ है। सिर्फ यह है कि अब थोड़ा सा वो इजी वर्डिंग होती थी, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रोफेशनल वर्डिंग के साथ इसको रीड करेंगे। प्रोफेशनल, अच्छा, किसी भी पैराग्राफ में अगर इंट्रोडक्शन है ना, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये समझिए ट्रेलर है, जब आप सारी मूवी देख लेते हैं तो फिर ट्रेलर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले ट्रेलर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या डिस्कस होने जा रहा है। तो पढ़ लें तो अच्छी बात है, रिक्वायर्ड नहीं है। किसी भी सेक्शन का जो इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा है ये रिक्वायर्ड नहीं है, पढ़ लें तो बेहतर है। तो यहां पे हम जैसे हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई करना बिल्कुल करेंगे जी। कह रहा है जब कभी आप कोई न्यू क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेप्ट करें, यानी नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करें, तो कुछ थ्रेट अराइज हो सकते हैं, आपने उन थ्रेट को एड्रेस करना है। आपको याद होगा कैफलर में हम स्टडी करते थे कि अगर कोई नया क्लाइंट हमारे पास आया एक्सेप्टेंस स्टेज पे, तो 2 थ्रेट अराइज होते हैं। नंबर 1 सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, कि हम क्या इस काबिल हैं कि क्लाइंट का ऑडिट कर सके कि नहीं, और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी, कि क्या क्लाइंट में, जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें इंटेग्रिटी है कि नहीं, यानी हमने खुद को भी स्कैन करना होता था और क्लाइंट को भी स्कैन करते थे। कंसेप्ट याद आया? और फिर हम एवेल्युएट करते थे थ्रेट्स को, और फिर सेफगार्ड। इशू क्या होता है, जब कभी कोई भी क्लाइंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो आपने याद रखिए, अगर तो आप कंपिटेंट इनफ है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, फिर आपने एक्सेप्ट करना, वरना नहीं करना। तो रिस्क ये होता है कि पैसों के चक्कर में क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट को देख के बड़ा क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है, हो सकता है आप में कंपिटेंट सर्विस, उसमें रिक्वायर्ड नॉलेज, रिक्वायर्ड स्किल ना हो, और ना ही आप रिजनेबल टाइम में उसे हासिल कर सकते हो उस स्किल को जो सर्विस प्रोवाइड के लिए जरूरी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ये क्या होगा हमारा सेल्फ इंटरेस्ट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। और फिर इंटेग्रिटी क्या क्या है, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, उनके बारे में कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड की न्यूज़ है, तो इस सिचुएशन में अगर ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो थ्रेट अराइज होगा। यहाँ पे क्या बता रहा है प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट में, कि जब कभी कोई भी क्लाइंट आपके पास आया, किसी भी किस्म का ऑडिट या कोई भी और सर्विस, उसने कहा सर ये सर्विस हमें प्रोवाइड कीजिए, आपने फौरन उसको यस नहीं करना, पहले क्या करना है, इवेल्युएट करना है, कहीं कोई इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से थ्रेट तो नहीं होगा, थ्रेट तो नहीं होगा। वो यही बता रहा है, क्लाइंट एंड इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। क्लाइंट और इंगेजमेंट में फर्क करने की जरूरत नहीं है, फर्क है लेकिन कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि कोई भी क्लाइंट आया, नया क्लाइंट आया या एग्जिस्टिंग क्लाइंट कोई नई सर्विस लेने के लिए आपके पास आया, वो इंगेजमेंट है। क्लाइंट क्या है, कंपनी हमारे पास आ गई, नेस्ले वाले हमारे पास आ गए, ऑडिट करवा रहे हैं, ये क्या है, क्लाइंट पहली दफा, हमने कहा अच्छा इतनी बड़ी कंपनी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्या है, क्लाइंट इंगेजमेंट क्या है, ऑलरेडी नेस्ले हमारा क्लाइंट है, उसने कहा भैया कि थोड़ा सा और एंगेजमेंट, जैसे टैक्स सर्विसेज भी हम आपसे ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, टैक्स सर्विस क्या होगा, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। कह रहा है चाहे क्लाइंट एक्सेप्टेंस का केस हो चाहे एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का केस हो, जब आपके पास आया आपने वैल्यूएट करना है। क्या वैल्यूएट करना है कि इसको एक्सेप्ट करने से कोई थ्रेट तो राइज नहीं होगा। क्या थ्रेट राइज हो सकता है, क्या थ्रेट राइज हो सकता है इसमें, कह रहा है इसमें थ्रेट अराइज हो सकते हैं, 2 थ्रेट राइज हो सकते हैं। एक थ्रेट राइज हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। वो कब अराइज होगा, जब आप इस काबिल ही नहीं होंगे सर्विस प्रोवाइड कर सके और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी,
दूसरा इसके बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहें सर आप टैक्स भी पढ़ा दें, मैं कहा भाई ऑडिट पढ़ा नहीं जाता, टैक्स कैसे पढ़ाऊंगा? आपने कहा नहीं नहीं सर पढ़ा दे। अगर मैं आपके कहने पे एक्सेप्ट कर लेता हूं तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? कंप्लीटेंस, ठीक है। और अगर फर्ज कीजिए आप जो हैं, आप वैसे ही बाय चांस आपने कहा सर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का बहुत शौक था, किस्मत ने बदमाश बना दिया, हालात ने बदमाश बना दिया, अब आप आके बैठ गए। अब जब लोगों को पता चलेगा आपने बाहर जाके जाहिर है वही करना है जो आपको काम आता है, ठीक है, शौक की खातिर, बचपन का शौक था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, उसके लिए क्लास में बैठ तो बाहर जाएंगे अब तो लोग क्या कहेंगे, वो सर आसिफ का स्टूडेंट जा रहा है, सर आसिफ, और हरकतें जो करेंगे हमारा नाम भी बदनाम होगा कि नहीं होगा? यही समझाना चाह रहा है कि अगर आपका क्लाइंट ऐसा है, अगर तो आपके पास रेलिवेंट स्किल नहीं है वो काम कभी एक्सेप्ट ना करें। दूसरा, अगर आपका क्लाइंट ऐसा है कि जिसमें इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ठीक है, जैसे कब होगा, कब इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होगा क्लाइंट में? अगर वो क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा, क्वेश्चनेबल इश्यूज होंगे, जैसे कभी टैक्स वालों की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चलती रहती है, एफबीआर का छापा पड़ता है, कभी एससीसीबी की टीम पहुंची होती है उनके ऑफिस में, तो जब उनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन ना हो तो हमने ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। ये दो इश्यूज आपको बता रहा है। फिर इसमें बता रहा है कि फैक्टर्स कौन से कंसीडर करना है। याद रखें जितने भी फैक्टर्स हैं ना, जितने भी फैक्टर्स किसी भी थ्रेट में, किसी भी सिचुएशन में, वो आप सिर्फ सरसरी रीड कीजिए, हरगिज याद नहीं करने। अव्वल तो उम्मीद है एग्जाम में पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो जो फैक्टर होते हैं ना, जैसे सिग्निफिकेंस के फैक्टर, आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स में कहाँ लिखे हुए हैं, सेक्शन आपको याद होंगे, आपने क्या करना है वहां पे सेक्शन खोल के वो फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो फैक्टर को याद करने की कोशिश ना कीजिएगा, आपने किस स्किल पे काम करना है ये समझ लीजिए। आपने इस स्किल पे काम करना है कि केस स्टडी को, एग्जाम की केस स्टडी को पढ़ के आइडेंटिफाई कर ले ये कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, और पेज नंबर 9 पे जाके वो सेक्शन ढूंढे किस जगह पे है, और वहां पे जरूरत पड़े तो उस सेक्शन के रेलिवेंट चीजों को प्रोड्यूस कर सके। इस काबिल होना है, केस को पढ़ के आइडेंटिफाई कर सके इसमें क्या थ्रेट अराइज हो रहा है, और जरूरत पड़ने पे उस थ्रेट को कोड ऑफ एथिक्स के पेज नंबर 9 में सर्च कर सके। ये स्किल की सबसे अहम, ठीक है। उसके बाद उस थ्रेट को याद करने नहीं बैठ जाना आपने, फैक्टर्स को याद करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। थ्रेट, क्योंकि आपको पता है बाजू का थ्रेट फौरी तौर पे ज़हन में आ जाते, बाजू का नहीं आते, तो अगर नहीं भी आते ओपन बुक है, अव्वल तो कोशिश करेंगे हम कि हमें थ्रेट कम से कम पता हो, और थ्रेट लॉजिकल होते हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। नहीं भी कर पाते तो पेज 9 कोड ऑफ एथिक्स से आप लिंक कर लेंगे, लेकिन फैक्टर तो हरगिज नहीं याद करने, रीड कर लें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, याद करने लिए ना बैठ जाएगा, टाइम ज़ाया होगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हाँ बस ठीक है ये इतना। इसमें क्या कह रहा है कि आपने देखना अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है क्लाइंट की, कौन कौन लोग हैं क्लाइंट के डायरेक्टर्स में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उनकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है, वगैरह वगैरह। और सेफगार्ड क्या हो सकते हैं, जब आप किसी एंगेजमेंट को, क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो उसमें अगर थ्रेट राइज होता है, एंगेजमेंट क्या, सफिशिएंट टीम को भैया अपॉइंट करना है, 10 लोगों की जॉब है, 3 को नहीं भेजना, 10 को भेजना है। रियलिस्टिक टाइम फ्रेम क्लाइंट के साथ एग्री करना है। अगर आपको पता हो इनिशियल ऑडिट है, रिस्क ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो फिर आपने क्लाइंट के साथ 4 महीने एग्री करने हैं, 2.5 महीने नहीं एग्री करने। जरूरत पड़ने पे एक्सपर्ट्स को भी इंगेज करना है, ये ना हो पैसे बचाने के लिए कहें छोटा सा काम है ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, नहीं करना। जहां पे टेक्निकल नॉलेज या स्किल की जरूरत होगी वहां पे एक्सपर्ट को एंगेज करना है। अच्छा, ये हेडिंग क्या थी वाला, कि आपने एक्सेप्ट, फर्स्ट टाइम आपके पास क्लाइंट आया है, ये उसको एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना है। अच्छा, सम टाइम इसी के साथ एक और भी है इशू। वो इशू क्या है कि जब आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, यानी चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी क्लाइंट को कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फर्ज कीजिए एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, ऑडिट की एग्जांपल लेते हैं, आसानी से समझ आ जाएगी, और क्लाइंट इसको रोटेट करना चाह रहा है। अब क्लाइंट हमारे पास आ गया, अब हमारा वो पहला क्लाइंट है यानी फर्स्ट टाइम क्लाइंट है, तो हमने ऊपर वाला केस भी अप्लाई करना है। कौन से वाला केस, एक्सेप्टेंस वाला। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये चेंज ऑफ प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट है, यानी क्लाइंट अपने ऑडिटर को चेंज कर रहा है, जो पिछला अपॉइंटेड ऑडिटर था उसको हटा के हमें अपॉइंट कर रहा है, यहां पे एक एडिशनल थ्रेट राइज होता है। एडिशनल थ्रेट राइज क्या होता है कि कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपस में कोई कंपटीशन ना हो जाए।
हैं कि भैया मेरे क्लाइंट को तुम खींचते हो, तुम्हारी ये हिम्मत, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब कभी चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट हो ना, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया, ये वैसे कैफ लेवल पे आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये सेंसिटिव एरिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कहीं कोई जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है वो ये ना समझे कि जो न्यू ऑडिटर है इसने कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग करके क्लाइंट मेरे हाथ से ले लिया। तो उनका आपस में प्रोफेशनल्स का एक दूसरे के साथ एक ऑनेस्ट या यूं क्या कहना चाहिए, एक पॉजिटिव, एक अच्छा ताल्लुक बरकरार रखने के लिए कोड ऑफ एथिक्स ने कुछ रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड किए हैं। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि पहले जो इनकमिंग ऑडिटर होगा यानी जो न्यू प्रोफेशनल है वो क्या करे, वो कम्युनिकेशन करे एग्जिस्टिंग ऑडिटर के साथ। सर ये क्लाइंट आपको छोड़ हमारे पास आना चाह रहा है, जरा हमें बताइए इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। याद है आपको कैफ लेवल पे किसको क्या बोलते थे, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करें, याद है, या एनओसी, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करें। तो इसमें वो यही कह रहा है कि जब कभी पोजीशन चेंज करे क्लाइंट, चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट का मतलब क्या, जहन में क्या आए कि पुराने ऑडिटर को हटा, मतलब उसका टेन्योर पूरा हो गया, साल पूरा हो गया और अब हमें वो क्लाइंट अपॉइंट करने के लिए आ रहा है। तो हमने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, हमने एग्जिस्टिंग या प्रीडिसेसर अकाउंटेंट को कहना भैया आपके पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट के बारे में हमारे जानना जरूरी हो हमें बता दीजिए, ठीक है जी। और अगर जवाब आ जाए ठीक है, अगर जवाब नहीं आए अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल करें। वैसे जवाब आ जाता होता है क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स जब न्यू अकाउंटेंट को या ऑडिटर को रिक्वायर करते हैं ना कि आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करनी है प्रीडिसेसर के साथ या एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट के साथ, वहीं पे वो प्रीडिसेसर ऑडिटर या एग्जिस्टिंग जो अकाउंटेंट ऑडिटर है उसकी भी जिम्मेदारी लगाता है कि आपने भी न्यू को जवाब देना। तो जवाब उम्मीद तौर पे आएगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में नहीं भी आता, जैसे वो हो सकता है पाकिस्तान से बाहर हो आर्जी तौर पे, तो फिर हमने अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है ये बाकी सारी कहानी वही है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। क्या, जरा क्विकली आपको बता दूं कि इनकमिंग ऑडिटर क्लाइंट से इजाजत लेगा, सर इजाजत दीजिए कि प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिख के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूं। अगर क्लाइंट इजाजत दे दे गुड, अगर इजाजत नहीं देता स्कोप लिमिटेशन एक्सेप्ट नहीं करना। लेटर लिख दिया इजाजत मिलने पे, जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है वो भी जवाब देने के लिए क्लाइंट से इजाजत लेगा, परमिशन कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। क्लाइंट ने उसको परमिशन दे दी तो वो सारे फैक्ट्स लिख के जवाब देगा। क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी तो फिर वो खत लिख के बताएगा कि भैया क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी, मैं आपको क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये सारी बात जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। चलिए तो हाँ नेक्स्ट वो कह रहा है जब आपने ये चेंज इन ऑडिट और रिव्यू को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहा है जब आपने इनिशियल क्लाइंट आया तो उसके बारे में तो आपने असेस किया कि भैया ये इस काबिल है कि नहीं, इंटेग्रिटी देखिए ना मैनेजमेंट की। जरा गैस कीजिए साल गुजरने के बाद क्या इंटेग्रिटी डाउन हो सकती है क्लाइंट की नेक्स्ट ईयर में? इसका जवाब है यस हो सकती है, क्योंकि हमने अब क्लाइंट के साथ साल गुजारा तो हो सकता है इनिशियली हम क्लाइंट को बड़ा नेक समझ रहे हो, जब एक ऑडिट किया तो हमें पता चला भैया ये तो करप्ट है, तो वो आपके ख्याल में क्या ये जो क्लाइंट की इंटेग्रिटी का थ्रेट है ये सिर्फ इनिशियल ऑडिट फर्स्ट ईयर में आता है या सब्सिक्वेंट में भी आ सकता है? अच्छा सब्सिक्वेंट में कॉम्पिटेंस का थ्रेट नहीं आएगा, नोट करें आप। हाँ क्योंकि वो हर साल कॉम्पिटेंस लेवल तो हमारा ऑडिट फर्म का इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन क्लाइंट की इंटेग्रिटी का इशू आएगा। इसलिए उसने कहा है कि रिकरिंग ऑडिट पे, क्या किस पे, रिकरिंग क्लाइंट एंगेजमेंट पे आपने रिव्यू करना है क्या कहीं ऐसा इशू तो राइज नहीं हुआ जिसकी वजह से अब हमें इस क्लाइंट को ऑडिट नहीं करना चाहिए। डन थे। ये था चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट का केस। इसमें क्या हमने सीखा, जब कभी प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट चेंज हो यानी पुराने अकाउंटेंट को निकाल के नए अकाउंटेंट को ऑफर किया जाए तो नया अकाउंटेंट खुश होकर फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर ले, नहीं, क्या करना है पहले उसने थ्रेट असेस करना है। कौन कौन सा थ्रेट असेस हो सकता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू
इंटेग्रिटी। और फिर इसके जो आगे वो सेफगार्ड बताता है वो क्या है, क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जैसे इंटेग्रिटी का थ्रेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें। कॉम्पिटेंस का थ्रेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं भाई, टीम को बढ़ाएं, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम एग्री करें, एक्सपर्ट को एंगेज करें। और इसमें एक अहम स्टेप, खासतौर पे क्लाइंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करने, अहम स्टेप क्या है, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करो। फिर उसका आगे प्रोसीजर उसने बता दिया, सेंड कैसे करना है और वो जवाब कैसे देगा। एंड पे उसने एक बात हमें क्या बताई कि जो क्लाइंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करना है या ये एक्सेप्टेंस का डिसीजन जो वैल्यूएट करना है, कंटिन्यूएशन का डिसीजन वैल्यूएट करना है, ये सिर्फ इनिशियल फर्स्ट स्टार्ट में नहीं करना बल्कि हर दफा क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले वैल्यूएट करना। डन जी। चलिए, ये यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट नॉट सो इंपॉर्टेंट। आगे चले, अब अगेन 321 आपको 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, रीड कर लीजिए प्रीवियस सेक्शन ताकि फिर आगे इस सेक्शन में चले। चलिए, उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। अब है हमारा सेक्शन सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन क्या है? सेकंड ओपिनियन ये है कि जैसे होता है ना कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन, एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो जाके दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, भैया शायद वो कोई इलाज बता दे। एक डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, हमने कहा नहीं नहीं दूसरे से मशवरा कर लेते हैं, वो शायद मेडिसिन के जरिए से इस बीमारी का हल कर दे। उसी तरह हमारे अकाउंटिंग या ऑडिट प्रोफेशन में भी सेकंड ओपिनियन का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट कीजिए किसी एक इशू के ऊपर क्लाइंट का ऑडिटर के साथ, अपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर के साथ कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया। एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने कहा यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, क्लाइंट कह रहे नहीं क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन बनता है। अब चूंकि दोनों का आपस में डिसएग्रीमेंट अराइज हो गया, क्लाइंट कहता है अच्छा ठीक है, मैं अकाउंटिंग का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ऑडिट का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ किसी और सियाने बंदे से भी पूछ लेता हूँ, अक्लमंद आदमी से, कि इस सिचुएशन में क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आ सकता है क्लाइंट, उससे मशवरा लेने के लिए। इसे कहते हैं सेकंड ओपिनियन। इस सेक्शन के अंदर हम वो सेकंड ऑडिटर हैं जो कि सेकंड ओपिनियन, सेकंड अकाउंटेंट है जो कि ओपिनियन दे रहे होंगे। इसमें इशू क्या है भला? थ्रेट क्या है? गैस करें। थ्रेट एक ही है, क्या? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कि हमारे पास चूंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेस पे ओपिनियन दे दें। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो तो एक बंदा हमारे पास आके रोता रोता आए, शिकायत लगाए, तो क्या रिस्क होता है इसमें कि हम उसके लिमिटेड इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए फैसला कर लें कि इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, हो सकता है वो इसके बाजू पे जोड़ लग गया, उसके टांग तोड़ के आया हो। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए। सिचुएशन समझ आ गई? थ्रेट समझ आ गया आपको सिचुएशन में क्या होता है? अब देखिए सेफगार्ड क्या हो सकता है। सेफगार्ड क्लाइंट कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि जिस पर्सन ने सेकंड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वो पहले क्लाइंट से इजाजत ले। क्लाइंट इजाजत दे मुझे, क्या मैं तुम्हारे फर्स्ट वाले अकाउंटेंट को जिसने फर्स्ट ओपिनियन दिया है उसको लेटर लिख सकूं। क्लाइंट कहेगा हैं क्यों लेटर लिखना है उसको? हम कहेंगे इसलिए नहीं कि हम उसके ओपिनियन को कॉपी करेंगे, नहीं, इसलिए कि हम कंप्लीट फैक्ट्स उससे ले लें। हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, आप मासूम आदमी है, आपने अपनी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन हो सकता है कुछ अहम चीज रह गई हो, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो क्या करना है हमने? स्टेप नंबर 1, क्लाइंट से इजाजत लेके फर्स्ट ऑडिटर को लेटर लिख के कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है। फिर जो ओपिनियन देना है उस ओपिनियन के नीचे एक पैराग्राफ लिख देना लिमिटेशन, कि भैया हमने अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो जितनी भी थी उसकी बेस पे ओपिनियन दे रहे हैं। हम चूंकि आपके एक्चुअल ऑडिटर नहीं है तो हमें उतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पता जितनी को उस वक्त पता होती अगर हम दिन रात आपके साथ काम कर रहे होते। तो जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें आपने दी है, जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दी है एग्जिस्टिंग ने, उसकी बेस पे हमारा ओपिनियन ही है। और फिर उस ओपिनियन की एक कॉपी एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सेंड करते, उससे पता चल जाए हमने क्या ओपिनियन दिया, किस बेस पे दिया। यह है सेकंड ओपिनियन। कुछ समझ आया? ओके गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको भी रीड कर लीजिए। इसको रीड करने के लिए तो 1 मिनट का टाइम भी आपके लिए काफी है जी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 325। ये हमारा न्यू सेक्शन है कोड ऑफ एथिक्स 24 में, लेकिन सिंपल है। ये कंसेप्ट क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर एंड अदर अप्रोप्रिएट रिव्यूअर। देखिए जो सेक्शन 400 500 में भी उसने एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू की बात की है, लेकिन वो एंगेजमेंट्स हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट्स।
सेक्शन 400 500 में भी उसने एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू की बात की है, लेकिन वो जो क्वालिटी रिव्यूअर है वो है अश्योरेंस एंगेजमेंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड। सेक्शन 300 में जो कंसेप्ट ऐड किया इसका मतलब है वो अदर इंगेजमेंट्स की बात कर रहा है, यानी हर इंगेजमेंट जो होगी उसका जो इम्पोर्टेंट है वो चाहे इंश्योरेंस हो चाहे नॉन इंश्योरेंस हो, नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट्स का भी क्वालिटी रिव्यू हो सकता है। तो अगर किसी भी इंगेजमेंट का आप क्वालिटी रिव्यू करवाते हैं तो जो पर्सन रिव्यू करेगा उसे अप्रोप्रिएट रिव्यूअर का नाम दिया जाता है, जेनेरिक टर्म, या उसको नाम दिया जाता है इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का, इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर या अप्रोप्रिएट रिव्यूअर। ये कौन होगा? ये वो पर्सन होता है जो हमारी इंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं है। इंगेजमेंट टीम जब प्रोसीजर परफॉर्म कर लेती है ये इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी पॉलिसीज सारी फॉलो की गई हैं, जो भी रिक्वायर्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर थे उनको फॉलो किए गए, उनको आगे एक दफ़ा चेक करेगा। अब सवाल ये है कि क्या इस इंगेजमेंट, वैसे जो हमारी इंगेजमेंट टीम है इसका तो ऑब्जेक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स को या इंडिपेंडेंस के स्टैंडर्ड्स को मीट करना ज़रूरी है, लेकिन क्या जो इंगेजमेंट रिव्यूअर है इसका भी ऑब्जेक्टिविटी या इंडिपेंडेंस के स्टैंडर्ड को मीट करना ज़रूरी है? इसका आंसर है यस। और ये सेक्शन इसी चीज़ का जवाब देता है कि जो भी अप्रोप्रिएट रिव्यूअर होगा या इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होगा उसका इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो दो टर्म्स आपने जहन में रखनी है, एक इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर और दूसरी अप्रोप्रिएट रिव्यूअर्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बता क्या रहा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर है ये भी बायस हो सकते हैं इंडिपेंडेंट ना हो, ऑब्जेक्टिविटी ना हो इनमें। कब ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी? अगर ये इन्वॉल्व होंगे उस वर्क में जिसको रिव्यू कर रहे हैं, जिस इंगेजमेंट को ये रिव्यू कर रहा है इंगेजमेंट रिव्यूअर, अगर उसके प्रोसीजर परफॉर्म करने में खुद इन्वॉल्व रहा है तो ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और यहाँ दूसरा क्या है कि इस रिव्यूअर का इंगेजमेंट टीम में से किसी लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप हो, इस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। कौन सा थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट। तो आपको ये बता रहा है कि इंगेजमेंट रिव्यूअर को भी कंप्लाई करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के साथ, लेकिन अगर ये दो प्रॉब्लम्स होंगी, एग्जाम्पल दे रहा है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी को मीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में वो हमें बताता है कि आपने थ्रेट को वैल्यूएट करना है और सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं थ्रेट्स की, आइडेंटिफाइंग थ्रेट के एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर के केस में कौन कौन से थ्रेट अराइज हो सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है। अब पॉसिबल है कि एग्जाम में वो इन सिचुएशन में से, आपको पता है एग्जाम्पल कोड ऑफ एथिक्स की एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं। वो इनमें से पॉसिबिलिटी होती है कि कोई सिचुएशन की केस स्टडी बना के आपसे पूछे। तो पहली सिचुएशन क्या है? एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की जब ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी, वो एंगेजमेंट पार्टनर ईच सर्विंग एज एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर फॉर अदर्स एंगेजमेंट, यानी दो एंगेजमेंट पार्टनर, मैं आपकी एंगेजमेंट का क्वालिटी रिव्यूअर हूं, आप मेरी एंगेजमेंट के क्वालिटी रिव्यूअर हैं, तो इसमें क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कैसे? मैं आपसे कहूंगा भैया आप मेरा ध्यान रखिएगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। सिचुएशन समझ आ गई? थ्रेट राइज कैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या सेफगार्ड है इसका? हाँ, कि वो अदर किसी और पर्सन को पॉइंट करना चाहिए क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे। दूसरी एग्जांपल, एन अकाउंटेंट सर्विंग एज एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर ऑन एन ऑडिट एंगेजमेंट आफ्टर प्रीवियसली सर्विंग एज एंगेजमेंट पार्टनर। पहले वो एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे सर्व किया उसने, यानी टीम का हिस्सा रहा, टीम का पास्ट में टीम का हिस्सा रहा, बाद में फिर उसी टीम के काम को रिव्यू कर रहा है। तो क्या हुआ? कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर को इसका मतलब है उस एंगेजमेंट का क्वालिटी रिव्यूअर नहीं बनना। किस एंगेजमेंट का क्वालिटी रिव्यूअर नहीं बनना? जिसमें वो उसने खुद पार्टिसिपेशन किया। फिर अकाउंटेंट सर्विंग एज एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर हैज ए क्लोज रिलेशनशिप विद or is an immediate family member of another individual who is involved in the engagement। क्या मतलब? वो जो अकाउंटेंट है वो रिश्तेदार है। किसका रिश्तेदार है? एंगेजमेंट टीम मेंबर का। एंगेजमेंट टीम में हिस्सा नहीं था उसका कुछ, लेकिन उनका। तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है? अकाउंटेंट सर्विंग एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर फॉर एन एंगेजमेंट
हैज ए डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टू द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट। मतलब मैं मैं एक एंगेजमेंट का क्वालिटी रिव्यू कर रहा हूं, लेकिन उस एंगेजमेंट का जो पार्टनर है वो असल में मेरा बॉस है। अब ज़ाहिर है मुझे डर होगा कि एंगेजमेंट तो निकल जाएगी, लेकिन बाद में बॉस मेरे साथ क्या सलूक करेगा अगर मैंने एंगेजमेंट में कोई ऊंच नीच निकाल ली तो। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? इंटिमिडेशन थ्रेट। एग्जाम्पल्स क्लियर है आपको? परफेक्ट। आगे चलते हैं। कह रहा है थ्रेट को वैल्यूएट करें। तो भाई थ्रेट की वैल्यूएशन यानी थ्रेट सिग्निफिकेंस है, हाई है या लो है, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और मैंने आपको क्या बताया है कि फैक्टर्स जो है आपने सिर्फ एक दफ़ा सरसरी रीडिंग कर लें काफ़ी है, इनको डिटेल इनको समझने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में या तो पूछेगा नहीं, और अगर पूछेगा तो आप जल्दी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उस जगह पे पहुंच के। अहम चीज़ क्या, एड्रेसिंग थ्रेट, ये समझने की ज़रूरत है। भाई थ्रेट को कैसे हम एड्रेस करें? कह रहा है ये कुछ एक्शंस है। पहला एक्शंस क्या है भैया? ऐसा करें कि अगर कोई पर्सन जिसका ऊपर थ्रेट राइज होता है ना, जैसे इंटिमिडेशन थ्रेट है, तो कह रहा है उसको रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रीअसाइन करें, यानी चेंज कर दें, रीस्ट्रक्चर कर दें रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे कहे भैया तुमने अपने बॉस की एंगेजमेंट का रिव्यू नहीं करना। और क्या सेफगार्ड हो सकता है कि आपने कूलिंग ऑफ पीरियड अप्लाई करना। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है कि जैसे आप अगर किसी एंगेजमेंट टीम का हिस्सा रहे हैं, तो फिर उसी एंगेजमेंट का क्वालिटी रिव्यूअर बनने से पहले आपने कुछ अरसा अलग गुजारना है। एंगेजमेंट पार्टनर है, मुझे बताइए इस साल एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे काम किया, क्या अगले साल वो एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे नहीं, क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे अपॉइंट हो सकता है? इसका जवाब है नहीं हो सकता। ये एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल आगे चल के कोड ऑफ एथिक्स में किसी और जगह भी आएगी, ISQM में भी आएगी। एग्जांपल क्या है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर फॉर एग्जांपल उसने 5 साल तक एंगेजमेंट ऑडिट किया, एंगेजमेंट पार्टनर रहा, उसके बाद रोटेशन करनी है 6 साल के लिए। क्या 6 साल में वो एंगेजमेंट पार्टनर तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या क्वालिटी रिव्यूअर के तौर पे अपॉइंट हो सकता है? ये इसका जवाब। अब चूंकि वो एंगेजमेंट टीम के साथ रहा है, तो वो रिव्यूअर के तौर पे अपॉइंट होगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी राइज हो सकता है, फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज हो सकता है। उससे नहीं होना तो क्या करना चाहिए? उसे हम कहेंगे भैया फौरी तौर पे तो तुम क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट नहीं हो सकते, थोड़ा सा वक्त जरा अलग होके गुजारो। इसको हम क्या कहते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड। तो जो ISQM में कूलिंग ऑफ पीरियड एक सेफगार्ड है। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड एक सेफगार्ड। यानी हमने कहा भैया तुम अलग हो जाओ, और फिर जब अलग हो जाओ तो कितना अरसा तक अलग रहो? कूलिंग ऑफ पीरियड तक। ISQM में यहाँ पे तो कोड ऑफ एथिक्स में उसने ये बताया कि जी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए क्वालिटी रिव्यू के लिए। कितना होना चाहिए? इसका जवाब ISQM में है कि कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होना चाहिए एंगेजमेंट पार्टनर के लिए? 2 ईयर्स, 2 साल का। क्लियर? तो ये हमारा सेक्शन था, इसमें उसने हमें क्या बताया? एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी को किन सिचुएशन में थ्रेट अराइज होंगे, उन थ्रेट को वैल्यूएट कैसे करना है, और फिर उसके बाद उसका सेफगार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबल सेफगार्ड क्या है? अलग कर देना चाहिए उस एंगेजमेंट पे, अगर किसी का थ्रेट है तो पॉइंट नहीं होना चाहिए, अलग रोटेट कर दें, अलग कर दें, और कितने अरसे तक अलग रखें? कूलिंग ऑफ पीरियड। एंगेजमेंट पार्टनर के लिए टाइम कितना है? 2 ईयर्स से ISQM कहता है। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स में एक सेक्शन, उसके बारे में मजीद डिटेल डिस्कशन होगी। इसको हम यहाँ पे अब कंक्लूड करते हैं। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, इसको रीड कर लीजिए जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन। किधर गया, भाग गया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 330, फीस एंड अदर टाइप्स ऑफ रिम्यूनरेशन। मुझे बताइए क्या फीस की वजह से भी थ्रेट राइज हो सकते हैं? बिल्कुल फीस की वजह से थ्रेट राइज हो सकते हैं, और ये तो लगभग सारे केसेस आपको याद होगा, आपने कैफ लेवल पे भी पढ़े, याद है? अंडर कटिंग, प्रीडिसेसर राइटर से कम फीस चार्ज करना, फिर उसके बाद कंटिजेंट फी, फिर उसके बाद ओवर अनड्यू डिपेंडेंस, एक ही क्लाइंट से बहुत ज्यादा फीस चार्ज करना। ये डिफरेंट सिचुएशन है फीस से रिलेटेड। और फिर क्या था? वो आउटस्टैंडिंग फी, पेंडिंग फी, कि काफी अरसे तक फीस क्लियर नहीं हुई। तो फीस से रिलेटेड भी थ्रेट अराइज होते हैं। अब ये सेक्शन हमें बताएगा कि फीस से रिलेटेड क्या क्या थ्रेट अराइज हो सकते हैं। अगेन 300 का स्कोप नहीं भूलना। 300 का स्कोप क्या है? हर तरह की एंगेजमेंट। और 400 500 किससे रिलेट करते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट से। शाबाश। चलिए अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है हमें कि फीस की वजह से थ्रेट अराइज होता है। अच्छा गैस करें कौन सा थ्रेट अराइज होता है फीस की वजह से? बताएं जरा। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है।
सबसे पहले लेवल ऑफ फी। लेवल फी का मतलब क्या है कि आप कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं। कहते हैं आप फीस चार्ज करिए, आपका बिजनेस डिसीजन है, ठीक है, लेकिन असूल याद रखिएगा। असूल जो आगे चल के असल में इस असूल को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 400 में 500 में, कि आपने फीस, आपका बिजनेस डिसीजन है जो भी फीस चार्ज करना चाहे, लेकिन ना टू मच फीस चार्ज करनी है और ना ही टू लो। ये एक बेसिक कंसेप्ट है फीस को डिसाइड करते हुए। क्यों टू मच फीस चार्ज करेंगे तो फिर क्या नुकसान है भाई, इसमें तो फायदा है। इसमें नुकसान ये है कि जिस क्लाइंट से आपको बहुत ज्यादा फीस रिसीव हो रही होगी, डेफिनेटली आप उस क्लाइंट को खोना नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे ये क्लाइंट जो है वो हमारी फर्म के साथ अटैच रहे। इस को सामने रखते हुए हो सकता है आपको क्लाइंट की कुछ ऐसी बात भी माननी पड़े जो कि एथिकल प्रैक्टिस, गुड एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करती हो। और टू लो फीस में नहीं होनी चाहिए। टू लो फीस में क्या प्रॉब्लम है, ये समझा जाएगा कि आपने क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए बहुत ही कम फीस चार्ज कर रही है उसको, और अब आपको वो वारा नहीं खाएगा क्लाइंट। मतलब आप उस कम फीस के अंदर सारे जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है, उनको कंप्लाई शायद नहीं कर सकेंगे। आप अपने टोटल बजट को सामने रखते हुए प्रोसीजर भी कम कर देंगे। तो फीस रीजनेबल होनी चाहिए, ना टू लो और ना ही टू हाई फीस होनी चाहिए। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो उसने बताया। अच्छा, यहाँ पे लेवल ऑफ फीस में क्या कह रहा है कि आपने जो फीस चार्ज करनी है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम नहीं होनी चाहिए, प्रीवियसली कैरिंग ऑन ऑडिट, ठीक है, अनलेस के क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो। ये याद है आपको, वरना वो अंडर कटिंग हो जाती है। तो हमने जो भी फीस चार्ज करनी है क्लाइंट से, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये एक केस, बस इसमें तकरीबन इतनी ही बात है। अच्छा, अगर फीस कम है तो फिर क्या करना है, सेफगार्ड क्या होंगे, हमने फिर ये इंश्योर करना है कि क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क सच में कम हो। क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो, फिर कम फीस प्रीडिसेसर राइटर से चार्ज कर सकते हैं। और फिर आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड सारे पूरे करने हैं और क्लाइंट को अवेयर करना है टर्म्स एंड ऑफ एंगेजमेंट से। सर हम कम फीस चार्ज कर रहे हैं लेकिन क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क भी कम है। ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम जैसे वो प्रीवियस स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा था उसके मुताबिक काम करेंगे, नहीं, इस साल का क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम है इसलिए कम फीस चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट कंटिंजेंट फी। अच्छा, कंटिंजेंट फी के बारे में सुन लीजिए। कंटिंजेंट फी के बारे में जो कोड ऑफ एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुन लें, और आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लें, और ये भी सुन लें कि प्रैक्टिस में आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू आपने फॉलो करना है, एग्जाम में भी इसी को कीजिए, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कंटिंजेंट फी के बारे में। कंटिंजेंट फी पता है आपको क्या होती है, ऐसी फीस जो किसी आउटकम पे डिपेंडेंट हो। जैसे हम क्लाइंट को फीस चार्ज करें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की, जैसे हम क्लाइंट को फीस चार्ज करें परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड की, जैसे क्लाइंट को हम फीस चार्ज करें जो डिपेंड करती हो टाइप ऑफ ओपिनियन पे, ठीक है। अच्छा, एक असूल, अगर किसी रेगुलेटर ने, लॉ मेकर ने, अथॉरिटी ने, कोर्ट ने फीस हमारी डिसाइड की ना, वो कंटिंजेंट फी नहीं होगी, चाहे वो बाय डेफिनेशन कंटिंजेंट क्यों ना हो। तो जितनी कंटिंजेंट फी है कोड ऑफ एथिक्स उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। कंटिंजेंट फी फॉर ऑडिट सर्विसेज, कंटिंजेंट फी फॉर या अश्योरेंस सर्विसेज, अश्योरेंस सर्विसेज का लें, ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे एक ही बात है क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ था क्या, ऑडिट इंक्लूड्स रिव्यू, अश्योरेंस सर्विसेज। दूसरा क्या है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, और तीसरा क्या है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू अदर क्लाइंट, यानी नॉन अश्योरेंस सर्विसेज है और किसी और को, टू अदर क्लाइंट्स। नहीं, जैसे आप अपने ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट की कंटिंजेंट फी डिसाइड कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो पहले दर्जे पे अलाउड नहीं है। फिर ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे टैक्स सर्विसेज, ऑडिट की फिक्स है, टैक्स की फीस जो है वो कंटिंजेंट है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है ये भी अलाउड नहीं, हालांकि ये इसकी निस्बत कम सवेर है। और अगर कोई ऐसा क्लाइंट जो आपको ऑडिट क्लाइंट नहीं है, आप उसको नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड, जैसे सिर्फ टैक्स क्लाइंट है, इस पे नॉन इंश्योरेंस जो कंटिंजेंट फी है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक
इसकी इजाजत है। थ्रेट राइज हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जिसके बाद उसने कहा है कि भैया उस थ्रेट को वैल्यूएट करो और उसके बाद आगे उसको सेफ गार्ड वगैरह की तरफ गया है। लेकिन आई कैप का सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी भी केस में कंटिजेंट फी चार्ज नहीं करनी, खत्म बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी भी केस में कंटिजेंट फी चार्ज नहीं कर, हाँ अनलेस कोई लॉ, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी ये फीस डिसाइड कर दे तो वो अलग बात है, वरना नहीं करनी। ठीक है जी, ये सारा कंटिजेंट फी की डिस्कशन करने के बाद वो एंड पे, ये कोड ऑफ एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है ऊपर, एंड में आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है, कंटिजेंट फी इज नॉट अलाउड इन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961। ठीक है, उसमें कहता है कि क्लाइंट जो है वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना ऑफर करेगा कंटिजेंट फी, ना ही एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, इसीलिए वो कहता है भैया ये कोड ऑफ एथिक्स ने जो बात कही ना कंटिजेंट फी के हवाले से, वो भैया हमने अडॉप्ट नहीं की, हम तो अपनी बात अप्लाई करेंगे, क्या कंटिजेंट फी किसी भी केस में चार्ज नहीं करने का। क्लियर जी, ये था हमारा कंटिजेंट फी का कंसेप्ट, कोड ऑफ एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लग गया, कंटिजेंट फी आई कैप का भी। केस स्टडी अगर आएगी तो क्या करेंगे, थ्रेट डिस्कस कर दीजिएगा कि कंटिजेंट फी से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस का रेफरेंस देके कहना है कि ये अलाउ नहीं करता। हम आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी में आई कैप को फॉलो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रेफरल फी या रेफरल कमीशन। ये रेफरल फी या रेफरल कमीशन क्या चीज होती है भला? सेल्फ इंटरेस्ट फीस जितनी भी हो, फीस के सारे मसले सेल्फ इंटरेस्ट रेट की तरफ अमूमी तौर पे जाते हैं। रेफरल फी में क्या प्रॉब्लम है? रेफरल फी होती क्या है, मैं सीए फर्म हूं, सिर्फ ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, कोई क्लाइंट एडवाइजरी सर्विस के लिए आ गया, मैं प्रोवाइड नहीं करता लेकिन मेरा दोस्त प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को मैंने उसके पास भेज दिया और अपने दोस्त से रेफरल फी हासिल की। ये जो कमीशन आता है ये रेफरल फी या कमीशन होता है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, कहता है रेफरल फी और कमीशन की एग्जांपल सुन लें। सच रेफरल फी और कमीशन इंक्लूड, क्या अगर आपने फी पेड की किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ये भी रेफरल फी की एग्जांपल है। अगर फीस रिसीव्ड की, ये भी रेफरल फी की एग्जांपल है। केस स्टडी में चाहे वो आपको रिसीविंग साइड पे ले आए चाहे पेमेंट साइड पे ले आए। इसी तरह सर्विसेज के साथ साथ अगर आप किसी थर्ड पार्टी, जैसे कोई आईटी बेस्ड कंपनी है, ये लाजमी नहीं है रेफरल फी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दरमियान में हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपने किसी और कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंड करता है, क्योंकि कोई भी सर्विसेज हासिल करने, बुक कीपिंग सर्विसेज के लिए हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, हम उसे कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, और उसके बदले में उस सॉफ्टवेयर वाली कंपनी से हमें कमीशन मिलता है, ये भी क्या होगा, थर्ड पार्टी से। तो रेफरल कमीशन से क्या थ्रेट राइज होता है, क्या मना किया है, नहीं मना किया। जैसे कंटिजेंट फी में तो टोटली कोड ऑफ एथिक्स मना कर दिया ना हमें, आई कैप ने भी कर दिया। रेफरल फी में नहीं, रेफरल फी में उन्होंने कहा है आप दो काम करें, नंबर 1 अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दें कि आप रेफरल फी ले रहे हैं उसको रेफर करने से, और दूसरा उससे एग्रीमेंट ले लें कि उसे कोई इतराज तो नहीं है क्लाइंट से। सिंपल, डन जी। ये था हमारा रेफरल फी। चलिए यहाँ पे पास कीजिए और 2 मिनट के लिए रीड करके फिर आते हैं वापस। चलिए अब फिर वापस आ गए। तो सेक्शन 340, अब 340 क्या है, इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। इंड्यूसमेंट क्या है, तरगीबात। क्लाइंट अच्छे अच्छे तरीकों के जरिए से हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा, हमारे गलत इंटेंशन के साथ हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। गलत इंटेंशन क्या हो सकती है क्लाइंट की भला, हमें गिफ्ट देगा, हमें सैर व तफरीह की ऑफर करवाएगा, खाना खिलाने के लिए कहेगा बड़े बड़े होटलों में आपको खाना खिलाता हूँ, किस लिए, ताकि हम सर्विस जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट में भी हमें गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी दी जा सकती है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में भी। एश्योरेंस सुने, मिस स्टेटमेंट आ रही है, क्लाइंट चाहता है हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे, इसलिए वो हमारी खातिर तवाज़ा कर रहा है। इंड्यूसमेंट क्या है, खातिर तवाज़ा करना। और नॉन एश्योरेंस सर्विस का एग्जांपल क्या है, जैसे फर्ज कीजिए कि हम वैल्यूएशन सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं किसी कंपनी की,
क्लाइंट ने उस कंपनी को एक्वायर करना है और हमें उसने कहा इसकी वैल्यूएशन करो। अब जो दूसरी कंपनी है वो ये चाहती है कि फेयर वैल्यूएशन हो, ठीक है ना। क्लाइंट क्या चाहता है भाई, शेयर प्राइस कम से कम दो, ऑफर करो, रिपोर्ट बनाओ ताकि मुझे कम प्राइस पे करना पड़े। इस चीज को सामने रखते हुए वो हमें मुख्तलिफ किस्म की ऑफर कर रहा है। क्या कह सकता है, सर जी आपके लिए नई गाड़ी, ये भी एग्जाम्पल। अच्छा सर आपके लिए नहीं, भाभी जी के लिए गाड़ी का तोहफा, हीरो का तोहफा, हीरो का हार। अच्छा नहीं नहीं, भाभी जी के लिए भी नहीं, आपके भाई के लिए जॉब की ऑफर। वैसे तो हमारा एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, लेकिन आपके भाई को डायरेक्ट हम जॉब ऑफर कर देंगे। ये सारी क्या एग्जाम्पल्स हैं, इंड्यूसमेंट की एग्जाम्पल। और भी बड़ी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये है इंड्यूसमेंट, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। क्या ऐसी सिचुएशन में कोई थ्रेट अराइज होता है? और बिल्कुल अराइज होता है। ठीक है जी। तो वहां पे ये अभी उसने सिर्फ हमें कुछ एग्जाम्पल बताई है, इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहां पे पहली चीज कह रहा है इंड्यूसमेंट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कुछ कंट्रीज में लॉ या रेगुलेशन मना करते हैं इंड्यूसमेंट्स को। क्यों? क्योंकि ये रिश्वत के जिम्मे में आ जाता है कि आप रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत नहीं ना लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं अगर तो आपके लॉज एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि इस तरह की जो इंड्यूसमेंट्स हैं, इस तरह के गिफ्ट हैं, वो रिश्वत हैं, तो फिर क्या होगा, नहीं कर सकते। जैसे मैं उस्ताद हूं, आप मुझे कोई गिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर आपके लिए चाय का कप लेके आया हूं, ठीक है, क्या ये रिश्वत? ये रिश्वत नहीं है। हम सर मिठाई लेके आए हूं आपके लिए, ये रिश्वत नहीं है। लेकिन कोई पुलिस अफसर जो आपके केस की तफ्तीश कर रहा है, उसके लिए मिठाई लेके जाएं, क्या वो रिश्वत आ जाएगी? नहीं। क्या उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए? नहीं। एक्सेप्ट करेगा तो क्या समझा जाएगा, ब्राइबरी, रिश्वत। तो कहते हैं कुछ तो ऐसे एक्ट्स हैं जिनको लॉ मना करता है, वो तो आप किसी सूरत में नहीं कर सकते। अच्छा, जो ऐसे एक्ट्स जो लॉ मना नहीं करता, क्या उनकी वजह से भी थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक्ट इलीगल तो नहीं है लेकिन वो अनएथिकल हो? बिल्कुल हो सकता है। आगे उसी की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, कि ये ऐसी सिचुएशन में भी थ्रेट राइज हो सकता है। किन सिचुएशन में? जो इलीगल ना हो, जिनकी लॉ ने इजाजत दे दिया चाहे, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा किस ऐसी सिचुएशन में क्या करना है जिसमें लॉ ने मना तो नहीं किया लेकिन एथिकली थ्रेट राइज होता है? ऐसी सिचुएशन को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये बात जरा समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। क्या? इंड्यूसमेंट विद इंटेंट टू इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी क्लाइंट ने हमें इंड्यूसमेंट की, हमारी खातिर मदारत की, किस नीयत के साथ? इंटेंट, किस नीयत के साथ? कि वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा इम्प्रॉपरली। वो चाहता है कि हम उसके लिए कोई गलत काम करें। किस नीयत के साथ? क्लाइंट ने हमें इंड्यूसमेंट दी, खातिर तवाज़ा की, किस नीयत के साथ? कि हम उसके लिए कोई गलत काम करें। क्लाइंट की नीयत ये है कि हम गलत काम करवाना है, उसने अनएथिकल काम करवाना है। और फिर एक दूसरा केस भी है, क्या? इंड्यूसमेंट विद नो इंटेंट टू इम्प्रॉपरली बिहेवियर, कि खातिर मदारत की लेकिन इस नीयत के साथ नहीं कि वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। ये दो केसेस है। अच्छा, पहले तो उसने बताया भाई, डिस्कशन ये की है, जनरल डिस्कशन, मतलब टू दी पॉइंट बात की है उसने। 340.8 किधर गया? टू दी पॉइंट बात की है। क्या की है भैया? अगर तो क्लाइंट ऐसा है ना जिसके इस नीयत के साथ कि आप किसी के बिहेवियर को इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करेंगे, इस नियत के साथ कि आप किसी के बिहेवियर को इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करेंगे, आपने ना कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करना, ना कोई गिफ्ट लेना है, और ना ही कोई गिफ्ट देना है। ना कोई गिफ्ट लेना है, ना ही कोई गिफ्ट देना है। किस नियत के साथ? कि इम्प्रॉपरली हम इन्फ्लुएंस करेंगे दूसरे के बिहेवियर को, ठीक है। अब यहां पे ज़हन में सवाल क्या आता है भाई, ये कैसे पता चलेगा कि दूसरे बंदे की नीयत क्या है? इंटेंट का लफ्ज इसमें क्रिटिकल है। कैसे पता चलेगा उसकी नीयत क्या है? उसके अंदर जाके घुस के देखेंगे दिमाग में? नहीं। कह रहा है ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको सामने रखे।
जैसे आप देखें इंड्यूसमेंट की नेचर, फ्रीक्वेंसी, वैल्यू, कम्युनिटी इफेक्ट क्या है। कभी कभार दे दिया ठीक है, इंटेंट नहीं है भाई, हर दूसरे दिन गिफ्ट दे रहा है हमसे, है मसला, इंटेंट समझ आ रही है। ठीक है, टाइमिंग भाई पूरे ऑडिट में तो उसने हमें गिफ्ट नहीं दिया, इंड्यूसमेंट नहीं दी, ना ही ऑडिट पॉइंट होने से पहले ना ही बाद में, लेकिन जिस वक्त हम ओपिनियन एक्सप्रेस करने लगे हैं उस वक्त हमें बड़ी दावतें शुरू हो गई हैं, उस हमें तोहफे देना शुरू हो गया है। ठीक है, इंड्यूसमेंट कस्टमरी। अच्छा चलो ऐसा है कि ईद के ईद गिफ्ट दे दिया, ईद कार्ड दे दिया, अच्छा हैप्पी न्यू ईयर कैलेंडर दे दिया, रमजान का कैलेंडर दे दिया, हैप्पी न्यू ईयर डायरी दे दी, चलो ये बात ठीक, ये कस्टमरी है। कस्टमरी यानी जो रीत रिवाज के मुताबिक छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, शादी पे सलामी दे दी, चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है, इसमें कोई इसमें तो नीयत नहीं ना उसकी खराब लग रही, ऐसा ही है। और इसी तरह अगर हम बैठे थे और चाय पानी पिला दिया उसने, बिजनेस लंच करवा दिया, बिजनेस मीटिंग हो रही थी उसमें लंच करवा दिया, हालांकि अवॉइड करना चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है, अगर वो मीटिंग की नेचर ऐसी है, बिजनेस में रूटीन में नहीं, वैसे उसने हल्का फुल्का प्रोफेशनल लंच करवा दिया। जैसे हमारा एक क्लाइंट था, वो हम समझ लीजिए लाहौर से बाहर ही था, रोज जाते थे आते थे, वो क्लाइंट ऐसी जगह पे था, फैक्ट्री उसके करीब कोई होटल भी नहीं था, तो क्या होता था क्लाइंट की फैक्ट्री में जो वो खाना बाकी सारे वर्कर्स के लिए लगाते थे, हम हमारी ऑर्डर की टीम भी उधर साथ बैठ जाया करते थे वही। अब ये क्या है, ये क्या आपके ख्याल में इस ऑफर के केस में क्लाइंट की इंटेंट है कि हमारे नहीं, मैटर भी ट्रिवियल है, और फिर वो समझ लीजिए कि वहां पे नेसेसिटी भी थी इस चीज की। फिर क्या कह रहा है कि भैया आपको जो इंड्यूसमेंट दी है वो सिर्फ आप ही को दी है कि सबको दे रहे हैं, सारी दुनिया को अगर कोई ऑफर कर रहे हैं, कोई फेवर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर सिर्फ खसूसी आपके लिए तो कोई गड़बड़ है भैया। रोल एंड पोजीशन, जूनियर को अगर दे रहे हैं कोई गिफ्ट, फॉर एग्जांपल छोटी मोटी चीज, कोई इस तरह की चीज, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीनियर को अगर ऑफर कर रहे हैं तो इंटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। तो मुझे बताइए इन फैक्टर को सामने रख के आपको अंदाजा आ रहा है कि नहीं कि उसका क्या होगी इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन है कि नहीं। ठीक है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ क्लाइंट जनरल बात कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी जनरल बात कर रहा है। और फिर क्या, अगर हमारे टीम मेंबर ने खुद रिक्वेस्ट की थी किसी गिफ्ट की, तो इसका मतलब है टीम मेंबर उसको फेवर देने को तैयार है। पास्ट में अगर बिहेवियर ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का टाइकून हो है, और वो बड़े बड़े जो है वो प्लाट जो है वो लोगों को देता हो, तो अंदाजा है कि वो, और उसके बदले में फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूँ, नहीं जेहन में गलत बात नहीं लानी, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता हो कि ए भैया तुम्हारा प्रोग्राम टीवी पे चलता है, ये लो प्लाट और कुछ मेरे बारे में तारीफें कर दो, अगर हमें भी वो प्लाट ऑफर करे तो मुझे बताइए इंटेंशन क्या है, समझ आ रही है कि नहीं पास्ट बिहेवियर की वजह से। तो ये सारे फैक्टर पढ़ने के बाद मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, क्या जो इंड्यूसमेंट हमें ऑफर की जा रही है, इन चीजों को सामने रखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी नीयत क्या है। बिल्कुल, कहता है यही पहचानो। इंटेंशन क्या हो सकती है, या तो इंटेंट होगी इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस की, या इंटेंट नहीं होगी। अब मैं इसको ना, इस कंसेप्ट को, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी वाले किस कंसेप्ट को, ये इंड्यूसमेंट वाले कंसेप्ट्स को 420 के साथ मिला के आपको कंबाइन पड़ा, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें तो उसने दो हरफी बात की है, एक ही सफे के ऊपर डिस्कशन मुका दी उसने। क्या कहा, उसने कहा कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट है तो एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ ट्रिवियल और इनकॉन्सिक्वेंशियल जो है वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कंप्लीट बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, इसको रेज कर रहा हूं। तो भैया बताइए कि हम गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, इंड्यूसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसका जवाब अब आपके सामने लिखने लगा। इस सबको आपने पहले इन सारे फैक्टर को सामने रख के डिसाइड करना है क्लाइंट की इंटेंट क्या है, पॉसिबल इंटेंट क्या है। या तो होगी इंटेंट टू इन्फ्लुएंस इम्प्रॉपर बिहेवियर, इम्प्रॉपर इंटेंट होगी, या नॉट इम्प्रॉपर होगी, जिसे हम प्रॉपर कह देते हैं। प्रॉपर मतलब थोड़ा समझ गए ना कंसेप्ट, इम्प्रॉपर मतलब गलत इंटेंट, मतलब इम्प्रॉपर मतलब नतीजा होने का, सर ये नहीं, कुछ भी नहीं हम आपसे कह रहे हैं, हम आपसे फेवर थोड़ी मांग रहे हैं, ये लीजिएगा लंच कीजिए, हमारे साथ बैठिए, कोई फेवर ना दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, जो आपका रूल कहता है वैसे काम कीजिएगा, बैठ के खाना तो खा ले, ठीक है, आए थोड़ा फ्रेश होके घूम फिर के आते हैं, कोई फेवर की जरूरत नहीं है, फेवर नहीं मांगे। तो कभी कभार कह रहा है, रोज नहीं कह रहा,
तो या तो क्लाइंट इंटेंट आपने वैल्यूएट करेंगे फैक्टर को सामने रखे, डन। अगर इंटेंट इम्प्रॉपर है, कोई भी हो हॉस्पिटल, खबरदार हाथ भी नहीं लगाना उसको, नेवर एक्सेप्ट। अगली बात सुने, प्रॉपर है, आपके जहन में आ रहा होगा ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, नो 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 नो। इसमें कोड ऑफ एथिक्स कहता है देखो हॉस्पिटल गिफ्ट्स इंड्यूसमेंट सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट है तो एक्सेप्ट कर लो छोटी मोटी, सिग्निफिकेंट है ये भी एक्सेप्ट नहीं करना, डन। ये बात समझ आती है क्यों मना किया, ओके। ये बात भी समझ आती है क्यों इजाजत दी, ओके। इसकी समझ नहीं आती, इसकी कमेंट्री में वो एक्सप्लेनेशन देता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको कुछ फेवर देने को नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपने उसे बड़े बड़े गिफ्ट लिए हुए ना, तो आप साइकोलॉजिकली खुद अपने आप को अंडर प्रेशर फील कर, मैंने उससे फेवर लिया, उसे फेवर रिटर्न करनी है। यहाँ पे मसला क्लाइंट के बिहेवियर का नहीं है, मसला ये है कि आप फेवर को रिटर्न करने को ओब्लाइज फील कर सकते हैं अपने आप को, और फेवर रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। तो क्लाइंट की नीयत साफ सुथरी भी है, आपकी नीयत खराब हो सकती है, इसलिए उसने रिफ्यूज किया इसको। भाई ये बात समझ आई? अच्छा मुझे बताइए, ये तो है प्रिवेंटिव मेजर कि भैया ना करो। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में ये है फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन, और गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इंड्यूसमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, या इसमें है एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करें? करेक्टिव मेजर क्या होगा? रीइंबर्स कर दें, शाबाश। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? टीम मेंबर जिसने एक्सेप्ट किया उसको अलग कर दें टीम से, ठीक है। रीइंबर्स नहीं हो सकता तो डोनेट कर दें, फर्म अपने रेवेन्यू से, और फिर जाहिर बाद में उस टीम मेंबर के स्टेटमेंट से काटेगी, वो पैसे क्लाइंट को वापस करे। यानी आपने जो भी फेवर हमारे टीम मेंबर ने ली है, टीम मेंबर को भी अलग करना है टीम से, उस फेवर को भी रिटर्न करना है। रिटर्न नहीं कर सकते तो उसकी कॉस्ट को रीइंबर्स करना है, ठीक है। और फर्म में फिर ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसी प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने हैं कि क्लाइंट से इंड्यूसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अभी आपको गिफ्ट की कहानी का पता चल गया आप? चलिए शाबाश, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है जी? यहाँ पे अहम चीज़ इसके अलावा नहीं, बस ठीक है, एक्सेप्टेंस है। हाँ, ये A6 है, 340.11 A6। इसमें जो एग्जाम्पल्स है ना, ये कौन, ये वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई कि अगर फर्ज कीजिए आपने एक्सेप्ट कर भी लिया है, तो फिर उस सूरत में आपने क्या एक्शंस लेने हैं, आपके क्या सेफगार्ड होने चाहिए, किस सिचुएशन में, जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया हो तो क्या सेफगार्ड होने चाहिए, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट को बताएं, ट्रांसपेरेंट रहें, अपनी फर्म की सीनियर मैनेजमेंट को बताएं कि सर हमने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। वो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, अच्छा ये क्लाइंट है जो गिफ्ट देने का आदी है हमारी टीम को, ये हमारी टीम की आदतें खराब करता है, एप्रोप्रिएट रिव्यू के जरिए से रिव्यू कराएं, हमारे टीम मेंबर से फेवर तो नहीं दी। और यहाँ पे टीम मेंबर को किधर, टीम मेंबर को कहीं फारग करवाया उसने कि टीम मेंबर को नहीं लिखा हुआ, लेकिन कर सकते हैं कि टीम मेंबर को चेंज कर दे, रोटेट कर दें, जो इंड्यूसमेंट है उसे डोनेट कर दें या रीइंबर्स कर दें क्लाइंट को, ठीक है, रिटर्न कर दें। यानी सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, जो तोहफा मिला वो वापस करें, नहीं तो उसके पैसे दे दें, वो भी नहीं तो क्लाइंट के बिहाफ पे डोनेट कर दें कि इसका स्वाब क्लाइंट को मिल जाए। ये सेफगार्ड कब है? ये करेक्टिव जब एक्सेप्ट कर लेते। यहाँ पे क्या बता रहा है, छोटी सी बात, यहाँ पे ये बता रहा है कि इंड्यूसमेंट लाजमी नहीं ऑडिट टीम मेंबर को दी जाए, इंड्यूसमेंट उनके रिश्तेदारों को भी दी जा सकती है। इसकी एग्जाम्पल भी उसने बताई है। क्या एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल जी मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट वाली बताई थी ना बात, कि ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू स्पाउस ऑफ अकाउंटेंट। क्लाइंट कह रहा है भैया आपके स्पाउस को हम CFO बना देंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, हमारी मर्जी की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दीजिए। क्लियर जी? ये है इसका कंसेप्ट। और याद रखिए इसके साथ ही मैंने आपको लिंक कर दिया वो सेक्शन 400 में गिफ्ट का क्या है, सेक्शन 420 आप देख लें,
वो भी इसके साथ ही निमट जाएगा, उसमें भी यही बात कर रहा, बल्कि एंड में इसका रेफरेंस भी दे रहा। इस सेक्शन का आजा 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 420, जल्दी से आ जाओ। ये है जी 420, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे एक ही पेज है 176। क्या कह रहा है? कंप्लाई करना है, ठीक है। एक्सेप्टिंग गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करने से कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, इंटिमिडेशन थ्रेट क्यों? अगर क्लाइंट उस गिफ्ट को करने की धमकी दे कि मैं पब्लिकली डिस्क्लोज कर दूंगा, तो रेपुटेशन इफेक्ट होती है कि भाई ये वो ऑडिटर है जो क्लाइंट से तोहफे लेता रहता है। यहां पे क्या कह रहा है कि फर्म या नेटवर्क फर्म या ऑडिट टीम मेंबर शैल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी अनलेस वैल्यू इज ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल। छोटी वैल्यू का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी कोई गिफ्ट हमने एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, कह रहा है बाकी की जो कमेंट्री है वो आपको सेक्शन 340 में मिल जाएगी, जो हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है, कि नॉन कंप्लायंस की सूरत में आपने क्या करना है, पढ़ लिया। नॉन कंप्लायंस अगर हो जाए गिफ्ट के केस में तो फिर क्या करना चाहिए? वापस कर दो, पैसे दे दो, डोनेशन दे दो, रिव्यू करवा लो, लॉग मेंटेन करो, रेलिवेंट टीम मेंबर से गिफ्ट एक्सेप्ट किया है उसे अलग कर दो। क्लियर जी? चलिए, ये सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। 3 मिनट दिए जाते हैं, रीड कर लीजिए, फिर अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं।